हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मैं जब भी हनीमून से वापस आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम दोनों ने एक साथ बहुत सारा वक्त गुजारा था। दोनों को ही एक दूसरे को समझने का भरपूर मौका दिया गया था, वरना मैं तो बुरी तरह से घबराई हुई थी। न जाने मेरा पति कैसा होगा, कैसे मिजाज का इंसान होगा, वे मुझे समझ भी पाएगा या नहीं। मगर जब मैंने उसके साथ ये वक्त गुजारा तब मुझे मालूम हुआ कि वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जितने वे देखने में सुंदर थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा वे मन के अच्छे और सच्चे थे। मुझे हमेशा ही ऐसे लोग अच्छे लगते थे। अब मुझे अपनी पिछली बातों पर अफसोस होने लगा था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि मैंने अजय जैसे घटिया इंसान के लिए अपने जज्बात, अपना वक्त बर्बाद किया। वे इंसान जो कभी मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था, उसके लिए मैंने इतने वक्त खुशियों को अपने ऊपर हराम किए रखा था। और जब अब मेरी शादी करने लगी थी तो दिल से खुश नहीं थी, मगर अब जैसे मुझे सच्ची खुशी हासिल हो गई थी। मैंने अब घर में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। आज किचन में मेरा पहला दिन था। आज ही मेरे पति ने ऑफिस में पहला दिन जाना था और मैं चाहती थी कि आज मैं अपने हाथों से उन्हें नाश्ता बना कर दूँ। मेरी माता जी ने हमेशा मुझे यही कहा था कि अपने पति का हर काम अपने हाथों से करना, ऐसे वे तुम्हारी कदर भी करेगा और तुम उसके दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा कर पाओगी। जब मैं किचन में आई तो बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। मैं किचन से झांककर बाहर देखने लगी कि इतनी सुबह सुबह हमारे घर में कौन आ गया। जब वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि बाहर बहुत सारी औरतें थीं और वे वॉचमैन के मना करने के बावजूद भी घर में घुसती चली आ रही थी। मैंने किचन से निकलकर बाहर आ गई और जब मैंने गार्ड से इन औरतों के बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैम, ये औरतें तो हर रोज़ ही घर में आती है। सुबह होते ही ये घर में जमा हो जाती है और रात गए तक यहाँ पर रहती है। आपका घर में आज पहला दिन है, इसलिए आपको अजीब लग रहा है, मगर आपको जब यहाँ पर ज़्यादा दिन बीत जाएंगे तब आपको ये सब अजीब नहीं लगेगा। गार्ड की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। दोबारा किचन में आ गई थी और थोड़ी देर के बाद मेरी हेल्पर भी आ गई थी। अपने पति का नाश्ता मैंने अपने हाथों से बनाया था, जबकि बाकी लोगों ने हेल्पर का नाश्ता बना कर देने लगी थी। मैंने अपने पति से जब उन औरतों के बारे में पूछा तो वह हंसकर टाल गए। कहने लगे कि तुम्हारे जेठ औरतों में बहुत ही फेमस है, ये औरतें उसी की वजह से ही तो यहाँ पर आती है। मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं उनसे इस बारे में कुछ पूछती, उन्होंने मुझे खुद के साथ लगा लिया। कहने लगे कि आज इतने दिनों के बाद पहली बार तुमसे दूर जा रहा हूँ। आज मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। ये सच था कि मुझे भी उनके बिना रहना मुश्किल लगने लगा था, मगर उनका ऑफिस में जाना और काम करना भी ज़रूरी था। जो वे अपना काम कब तक अपने मुलाजमों के सर पर छोड़कर घर पर बैठ सकते थे। अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे पति ने खुद ही तो निभानी थी। मेरे जेठ का दिमाग काम नहीं करता था, वे एक पागल इंसान था। मेरी अभी तक अपने जेठ से मुलाकात नहीं हुई थी और मैंने उसके बारे में आज से पहले इतना सोचा नहीं था, मगर आज उन औरतों को देखकर मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। वे इंसान जो अपने आप को संभाल नहीं सकता था, जिस इंसान का दिमाग काम नहीं करता था, वे भला किसी दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता था, और ये औरतें उसके पास क्यों आती थी। मैं सोच रही थी कि मैं ये बात किससे पूछूं। मेरी सास तो छोटी सी बात पर भी गुस्सा करने लगती थी। मुझे उनके गुस्से से डर लगता था। उनके सामने मैं सोच समझ कर ही बोलती थी। और फिर मैंने अपनी हेल्पर से उन औरतों के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि बीमार औरतों का इलाज करता है। जिन औरतों की औलाद नहीं होती, आपके जेठ उनका इलाज करवाने के उनकी औलाद हो जाती है। मुलाजमा ने नज़रें झुकाए हुए मुझे इस बात का जवाब दिया था और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। फिर जब मैंने उन औरतों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी मुझे वही बताया जो मुलाजमा ने बताया था, और ये बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई थी। आज मेरी अपने जेठ से भी मुलाकात हो गई थी। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने उनकी पसंद के कपड़े पहने, अच्छा सा मेकअप किया और अब मैं उनके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। और मैं बरामदे में चली आई थी कि ताकि जब मेरे पति आए तो मैं उनका वेलकम कर सकूं। और जब मैंने उस औरत को घर से जाते हुए देखा जो मेरे जेठ के कमरे में बंद थी
और अब वे लंगड़ाते हुए घर से बाहर जा रही थी, जबकि मुझे उसकी अच्छी तरह से याद था कि जब घर में आई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक तरह से चल रही थी। और अब उसे क्या हुआ था जो उसे चलना में इस कदर मुश्किल हो रहा था। मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। मेरे पति घर पर आ गए और फिर वे मुझे खुद से साथ लगाए हुए घर के अंदर दाखिल हो गए थे। सामने ही मेरी सासू माँ थी। मैं उन्हें देखकर अपने पति से पीछे हट गई थी। वे मुझे कहने लगी, बहू तुम्हें ख्याल करना चाहिए, सबके सामने तुम अपने पति से प्रेम नहीं जताना चाहिए। इस घर में मेरा दूसरा जवान बेटा भी है, वे ये सब देखेगा तो वे क्या सोचेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े थे। माता जी, आप क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रही है। मगर मेरे पति ने जाने के बाद भी मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनका देखने का अंदाज़ मुझे पसंद नहीं आया था। आज रात खाने पर मैंने अपने जेठ को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वे कहीं से भी पागल दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अपने बाल अच्छे से बनाए हुए थे और कपड़े भी बहुत ही अच्छे पहने रखे थे। मेरे पति मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि मेरा भाई देखने में ऐसा ही लगता है कि किसी को भी यकीन नहीं आता कि वे एक पागल इंसान है, मगर देख लो कि उसके हाथ में किस कदर जादू है कि बीमार औरतों का वह इलाज करता है और उनकी औलाद भी हो जाती है, तभी तो उसके पास इतनी औरतें आती है। सारा दिन वह उनमें मसरूफ़ रहता है। मेरे भाई की हिम्मत है जो ये इतनी औरतों को संभाल लेता है। मैं तो इतनी औरतों में रहकर पागल हो जाऊँ। वह मुझे अजीब नज़रों से देखकर बोली, मैं एक औरत से तंग आ गया हूँ और इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उन्हें गुस्से से घूरा तो वह हंसी में पड़ गए और फिर मैंने उन्हें नज़रअंदाज करके खाने में मगन हो गई थी। जानती थी कि मेरी सास मेरे पति से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती। तभी मुझे खाना खाते हुए ऐसा लगा जैसे मुझे गौर से देख रहा हो। अब जब मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे जेठ मुझे ही देख रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकी, मगर मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह पागल होने का नाटक कर रहा हो। मगर तभी उसने कुछ ऐसा किया कि मुझे अपने सोच पर अफसोस होने लगा। उसने एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। कहने लगा, मुझे ये खाना नहीं खाना, ये रोटी नहीं खानी, ये किसी काम की नहीं है, खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं बना। उसने सारा खाना फेंक दिया था और बर्तन उठा कर फेंकने लगा था। हम सब लोग जो खाना खा रहे थे अब बुरी तरह से परेशान हो गए थे। मैं सबसे ज़्यादा घबराई थी क्योंकि मेरे सामने ये सीन पहली बार हुआ था। मगर मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल शांत थे, जैसे उनके लिए ये रोज़ाना की बात हो। मगर फिर मेरे पति को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, माता जी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि शंकर को खाना उसके कमरे में दिया करो। हर रोज़ वह हमारा खाना ख़राब कर देता है। पूरा दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, रात को घर पर खाना खाता हूँ, मगर वे भी मुझे ढंग से नसीब नहीं होता है। वे गुस्से से अपने कमरे में चले गए तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि रवि को गुस्सा आ गया है, तुम उसके लिए कमरे में ही खाना ले जाओ, वरना अगर वह भूखा सो गया तो अगले कितने दिन तक वे सबसे नाराज़ रहेगा। मैं भी उन्हें पहली बार गुस्से में देख रही थी और फिर से मैंने बर्तन उठाकर कमरे में ले आई और वे अभी भी बहुत ही गुस्से में थे। मुझे भी उन्होंने गुस्से से घूर कर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आपके भाई ने जो किया है, आप उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं। मेरी बात पर उन्हें जैसे ही मुझ पर प्यार आ गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मुझे तो अपनी माता जी पर गुस्सा आ रहा है, जानते हुए भी वे क्यों शंकर को सबके बीच में लेकर आती है। मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया था और मैं भी फिर शांत हो गई थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अक्सर ही शंकर किसी न किसी बात पर हंगामा शुरू कर देता था। उसी दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। अपने पति के ऑफिस जाने के बाद अपनी मुलाजमा के सिर पर खड़े होकर घर की सफाई करवाती और फिर अपने कमरे में आकर सो जाती थी। उसी दिन भी मैं सो रही थी जब मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था कि कोई मेरे चेहरे को छू रहा था
और फिर उसका हाथ मेरे जिस्म के बाकी हिस्सों को छूने लगा। मैं नींद में भी मुस्कुरा दी थी। उसका मतलब था कि मेरे पति घर आ गए थे। वे मुझे आज ये कहकर गए थे कि आज मुझे तुम पर बहुत ही प्यार आ रहा है, तुम्हारे बिना मेरा दिन कैसे गुजरेगा। यही सोचकर मैं मुस्कुरा दी कि वे आधा दिन भी मुझसे दूर नहीं रह पाए और टाइम से पहले घर आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद किए ही कहने लगी कि मैं भी आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, मगर मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ। तभी उन्होंने मुझे मेरे माथे को चूमा। उसी वक्त मैंने आंखें खोल दी और जब सामने देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी क्योंकि मेरे सामने मेरा पति नहीं बल्कि मेरा जेठ बैठा हुआ था और मुझे चिल्लाते हुए देखा वे भी बुरी तरह से चिल्लाने लगा था। अब वे मेरे कमरे में चीज़ें उठा कर फेंकने लगा था। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी कमरे में आ गई। उन्होंने शंकर को ऐसे गुस्से में देखा तो मुझे कहने लगी कि क्या हुआ है शंकर, किसी के काबू में क्यों नहीं आ रहा। दोनों गार्ड शंकर को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शंकर किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी अनजानी ताकत ने हमला कर दिया हो। मेरी सास मुझसे पूछती रही मगर मैं बिल्कुल चुप रही। उन्हें क्या बताती कि शंकर ने मेरे साथ क्या किया है। ये बात तो मैं अपने आप से भी छुपाना चाहती थी और अगर ये सब मेरे पति को मालूम हो जाता तो ये सोचकर ही मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया कि मैं नहीं जानती कि शंकर को क्या हुआ है। मैं सो रही थी, मेरी आंखें खुली तो शंकर इसी तरह से चिल्ला रहा था। सासू माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई क्योंकि शंकर ऐसे ही हरकतें करता था। उन्हें किसी बात का शक नहीं हुआ। मुझे शंकर पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर कर रहा हो। फिर शाम को ही उसे अस्पताल लेकर जाया गया। आज रात को मेरी सासू माँ और मेरे पति दोनों ही शंकर के साथ रहे थे। आज शंकर बहुत गुस्से में था। वे ना तो किसी को पहचान रहा था और ना किसी से कोई बात कर रहा था। 2 दिन वह अस्पताल में रहा। 2 दिन औरतों घर में आती रही थी और मेरी सासू माँ उन्हें घर से बाहर भिजवाती रही थी। मेरी सासू माँ भी थकने लगी थी। उस दिन वे मेरे सामने रो पड़ी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब इंसान हूँ। मैंने बहुत ही मुरादों से अपने बेटे का पैदा किया होने की प्रार्थना की थी, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा बेटा मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाएगा। उसके होते हुए मैं सुकून से मर भी नहीं पाऊँगी। यही सोचकर कि मेरे बिना मेरे बेटे का क्या होगा, मैंने अपनी सासू माँ को गले से लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि वे इतनी सख्त दिल नहीं है जितना नज़र आती है। वे बहुत ही नरम दिल औरत थी, मगर उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा था। वे नौजवानी में ही विधवा हो गई। अकेले उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा किया और इसी वजह से वे इस कदर सख्त मिजाज हो गई थी। अब मुझे उन पर तरस आने लगा था। मैं उनका ख्याल रखने लगी। सारा वक्त मैं उनके साथ गुजारने लगी थी तो उनके दिल में भी मेरे लिए नरमी पैदा होने लगी थी। कुछ दिन के बाद शंकर दोबारा से अपने पागलपन पर आता जा रहा था। फिर से वे सारा दिन अपने कमरे में ही रहता था और उससे मिलने के लिए औरतें आती रहती थी। मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की कि इन औरतों की कमर में दर्द रहने लगा था। वे जब भी कमरे से बाहर जाती तो उन्होंने एक हाथ अपनी कमर पर रखा होता था और वे लंगड़ा कर चलते हुए जाती थी और मैं सोचती थी कि किस किस्म का इलाज है जो औरतों को इस कदर तकलीफ़ में डाल देता है। मेरा जेठ जो खुद एक पागल इंसान था, वे इन औरतों का कैसे इलाज करता होगा। मेरे दिल में सस्पेंस जागने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि मैं ये राज जानकर ही रहूँगी, आखिर को मेरा जेठ करता क्या है। मगर कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसके कमरे में झांक कर नहीं देख पाई थी। 2-3 दिन बाद जब मैंने दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश की तो मेरी सास वहाँ पर आ गई। मुझे कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? जानती हो कि हर इंसान की प्राइवेसी होती है और शंकर के मिजाज को भी तुम जानती हो। वे बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है। उससे ये बात पसंद नहीं है कि जब वे इलाज कर रहा हो तो उसके कमरे में झांक कर देखा जाए। अब अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वे तुम पर गुस्सा करेगा। और मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। मुझे शंकर के गुस्से से डर भी लगने लगा था। यही सोचकर मैं वहाँ से हट गई थी। मगर मेरे दिल में जो एहसास पैदा हो रहा था, जब तक मैं उस एहसास को दूर नहीं कर लेती तब तक मैं सुकून से नहीं बैठ सकती थी। फिर जब मैं शाम को चलते चलते आंगन में आ गई और उस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी जो मेरे जेठ के कमरे में खुलती थी। अब मैंने सोचा कि मैं इस खिड़की से झांक कर देखूंगी।
मगर खिड़की के आगे पर्दे पड़े हुए थे। अंदर का मंजर नज़र नहीं आ रहा था। मैं मायूस होकर वापस पलटने लगी थी जब अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर मैं वहीं पर रुक गई थी। अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मेरे दिल में डर बैठ गया था कमरे में क्या हो रहा था। और फिर कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी जिन्हें देखकर मैं डर गई थी। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश की और तभी मेरे जेठ ने खिड़की खोल दी। उसे अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। मैं भागते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। मुझे डर था कि मेरा जेठ इस बात पर शोर मचाएगा। सब लोग मुझे इस बात पर डांट देंगे क्योंकि मेरी सास ने मुझे पहले ही मना किया था। मगर उनकी बात को मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मगर भला हो शंकर का कि उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। रात को खाने पर मेरी शंकर के साथ मुलाकात हुई तो वे अपनी माँ से कहने लगा कि मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज मेरे पास बहुत औरतें आई थी। अब कल मैं आराम करूँगा। कल कोई भी औरत आए आप उसे मेरे पास नहीं भेजना। वे जब खाना खाकर कमरे में चला गया तो मैंने सुकून का सांस लिया था। मुझे डर था कि वे शायद अब मेरी सास और पति को बता देगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और मैं ये सोचने लगी थी कि क्या वे ये बात भूल गया था या उसने जानबूझकर ये बात किसी को नहीं बताई थी। रात को मैं अपने पति के लिए दूध लेकर कमरे में जाने लगी थी। अचानक से लॉन्च में हर तरफ अंधेरा छा गया था। मैं अब अंदाजे से अपने कमरे में जाने लगी जब अचानक से मुझे किसी ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं किसी के गिरफ्त में बुरी तरह से मचलने लगी और वे जो कोई भी था मुझ पर भारी होता जा रहा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी। खौफ से ही मेरी आंखें फैलती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। घर में मेरे पति के अलावा मेरे जेठ और नौकर भी मौजूद थे। पूरा लॉन्च अंधेरे में डूबा हुआ था और मेरे साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता था। दूध का गिलास तो कप का नीचे फर्श पर गिर गया था। मैं उस शख्स से खुद को छुड़वाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी और फिर मैंने उसके हाथ पर काट दिया। वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरे पति ने मुझ पर जब इस हालत में देखा तो वह हैरान रह गया कि क्या हुआ है निर्मा, तुम ठीक हो तो और तुम इतनी परेशान क्यों हो। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरा रंग भी उड़ा हुआ था। अब अगर मैं अपने पति को ये बात बताती तो न जाने वे ये सुनकर मेरे साथ क्या सलूक करते। अगर वे उल्टा करते, मुझे ही गलत कह देते तो मैं कहाँ जाती, क्या करती। जानती थी कि अगर मेरे पति का दिल मुझसे खट्टा हो गया, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो ये समाज मुझे कभी भी जीने नहीं देगा। मैंने अपने पति से बहाना किया कि अचानक से लॉन्च की लाइट चली गई थी और मैं बुरी तरह से डर गई। मेरी बात सुनकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसी में पड़ गए और उन्हें हंसते देखकर मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। ये रोना उनके हंसने पर नहीं आ रहा था, बल्कि मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी उस पर मेरा मर जाने को जी कर रहा था। मगर मेरे पति मुझे रोता देखकर परेशान हो गए। मेरे पास आकर कहने लगे, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तो तुम्हारा डर दूर करने के लिए हंस ही रहा था, मगर तुम तो रोना शुरू हो गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मैं रोते हुए ये सोचने लगी कि वह शख्स कौन था जिसने मुझे यूँ पकड़ लिया था। उसके बाद मैं पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना हो गई थी। जब भी रात को मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ता तो मैं बहाने से अपने पति को साथ ले जाती थी और वे कभी भी मुझ पर हंसते और कभी चुप से मेरे साथ चल पड़ते थे। पिछले कई दिनों से मेरी माँ और मेरी बहन मुझे अपने घर आने को बोल रही थी। माँ का कहना था कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक भी दिन यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई, और जब भी मैं अपने पति से बात करती तो कहते कि मैं तुम्हारे बिना उदास हो जाऊँगा, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा जाती थी। ये सच था कि मुझे भी उनके बिना रहने की आदत नहीं रही थी, मगर मैं इतनी बेकाब नहीं थी कि मैं उनसे अपनी बेचैनी का इजहार नहीं कर सकती थी जिस तरह से वे करते थे। और अब जब मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैं भी माँ के घर में रहने के लिए आ गई हूँ, तुम भी आ जाओ, तो फिर मेरे पति ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। तुम्हारे बिना रहना तो मुश्किल है, मगर क्या करूँ कि तुम पर तुम्हारे माता पिता का भी तो हक़ है। ये कहकर उन्होंने मुझे खुद के साथ लगा लिया और मैं उनकी बात सुनकर शांत सी हो गई थी।
वे ना सिर्फ मुझे प्रेम करते थे बल्कि वे मेरा एहसास भी करते थे। उन्हें मेरी खुशियों की भी परवाह थी। इसके बावजूद भी मैं उनसे वे बात करने से डरती थी। उन्हें आज तक ये नहीं बता पाई थी कि उनके भाई ने उस दिन मेरे साथ क्या किया था या उस दिन लॉन्च में रात को मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे लगने लगा था कि ये बात सुनकर वे मुझसे पहले की तरह प्रेम नहीं करेंगे। वे मुझे गलत समझेंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तभी मैंने उनसे ये बात छुपा ली थी। उस दिन मैं बहुत ही खुश थी। मैं बहुत दिन के बाद अपने माता पिता के घर जा रही थी। मेरी सास ने भी मुझे कहा कि तुम्हारे बिना इस घर में रौनक ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जल्दी वापस घर आ जाना। और उनके मुंह से ये बात सुनकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। मैं उनके दिल में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। जब मैं वहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मेरी माँ कुछ परेशान लग रही थी और मेरी बहन भी उदास थी। मैंने उन दोनों से उदासी की वजह पूछी तो पहले तो वो मुझे टाल गई। फिर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी है। वे मुझे कहता है कि अगर मैं अभी उसे बच्चा नहीं दे सकी तो वे मुझे तलाक दे देगा, मुझे घर से बाहर निकाल देगा। और तुम तो जानती हो कि इस समाज में उस औरत की कोई इज्जत नहीं है जिसका पति उसे तलाक दे देता है। और ये बात सच थी और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे उसके पति पर गुस्सा आ रहा था कि वे इस बात पर मेरी बहन को कैसे सज़ा दे सकता है। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम भी माँ बनोगी और तुम भी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देखोगी। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। तभी माँ ने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जेठ उन औरतों का इलाज करता है जो औरतें माँ नहीं बन सकती हैं। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हारी बहन कितनी परेशान थी और तुमने उससे भी ये बात छुपाई। उसे अपने जेठ के पास क्यों लेकर नहीं गई? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, मगर मेरी बहन कहने लगी कि तुम मुझे अपने जेठ के पास लेकर जाओ, मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में भी एक बच्चा आ जाए, वरना मेरा पति तो मुझे छोड़ देगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर वे मेरी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी। वे कितने ही डॉक्टर के पास जा चुकी थी, अपना बहुत इलाज करवा चुकी थी, कितनी दवाइयाँ खा चुकी थी मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वे इसी तलाश में रहती थी कि कोई उसे ऐसी चीज़, ऐसा टोका बता दे जिससे वे माँ बन जाए। और अब जब उसने माँ के मुंह से ये बात सुनी तो वे बेचैन हो गई थी और मैंने उसे कह दिया कि जब मैं जाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ चल पड़ना। मैंने ये वक्त अपने घर में बहुत ही अच्छे से गुजारा था। बार बार मुझे रवि की याद आती थी। कितनी देर तक मैं रवि से फ़ोन पर बात करती रहती मगर उनसे बात किए बिना भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। उस दिन भी मैं उनसे बात करके मुस्कुरा रही थी जब मेरी बहन रूपा मेरे पास आकर बैठ गई। वे मुझे गौर से देखने लगी कि क्या बात है रूपा, ऐसे क्यों देख रही हो? वे मुझे कहने लगी कि तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी, तुम तो अजय से प्रेम में बुरी तरह से पागल हो गई थी। कहती थी कि उसके बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी और अब कैसे तुम रवि के साथ इतनी मोहब्बत करने लगी हो? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मुझे मालूम हो गया है कि अजय मुझे धोखा दे रहा था। वे एक फ्रॉड इंसान था जबकि रवि बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने मुझे इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। उन्होंने मुझे वे प्यार और एहतमाम दिया है जो कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता था। मेरी बहन मेरी ये बात सुनकर चुप हो गई थी। वे बहुत उदास थी क्योंकि उसका पति उससे बहुत ही मोहब्बत नहीं करता था, ना उसके साथ वक्त बिताता था। हालांकि उन दोनों की भी मोहब्बत की शादी हुई थी मगर अब जब से शादी के इतने साल गुजरने के बाद रूपा माँ नहीं बन सकी तो उसका पति उससे दूर होने लगा था। वह दूसरी शादी करने के बहाने ढूंढने लगा था। तभी तो उसने रूपा से कह दिया था कि अगर अभी भी वे माँ नहीं बन पाए तो वे उसे छोड़ देगा। और मैं सोच रही थी कि मोहब्बत शादी के बाद बदल जाती है। अगर मैं भी अजय के साथ मोहब्बत की शादी करती तो शायद वे भी छोटी सी बात पर मुझे छोड़ने की धमकी देता। उसका प्यार भी शायद शादी के बाद ख़त्म हो जाता, जो कि वे मुझसे शायद करता ही नहीं था। अजय मेरा क्लास फ्रेंड था। हम दोनों बचपन से ही एक ही क्लास में पढ़ते रहे थे। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी और एक दूसरे के घर में भी आना जाना था। बचपन से ही अजय के बारे में मेरे घर वाले जानते थे। पहले मैंने अजय के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा था। वे सिर्फ मेरा दोस्त था और उसके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था।
मगर जब वक्त गुजरता गया मेरे दिल में अजय के लिए प्रेम बढ़ने लगा और अजय भी मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मुझे कहता था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना मेरे लिए मुश्किल है। और मुझे भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगा था। फिर हम लोग कॉलेज में आ गए तो अजय के आगे पीछे बहुत सी लड़कियां फिरने लगी थी। मैं भी बहुत ही सुंदर थी, मुझ में भी कोई कमी नहीं थी, मगर मैं किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करवाती थी क्योंकि मैं अजय को चीट नहीं करना चाहती थी और उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मगर अजय का शायद ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके साथ जब भी मैं किसी लड़की को देखती तो मुझे कहता कि तुम मुझ पर फालतू शक कर रही हो, मेरा इस लड़की के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ मेरी दोस्त है, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा, ये लड़कियाँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई में गुम रहती थी। हम दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग थे, यही वजह थी कि मैं ज़्यादातर वक्त उसके साथ नहीं गुजारती थी। वे लड़कियों के साथ पूरा वक्त गुजारता था, उनके साथ आउटिंग पर जाता था, कॉलेज में भी पूरा दिन उनके साथ बातें करने में गुजार देता था। उसे पढ़ाई में अपने भविष्य से जैसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि वह लड़का तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है और वे लड़का तुमसे चीट कर रहा है, मगर मैं किसी की बात पर भी विश्वास नहीं करती थी। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा था कि वह अच्छा लड़का नहीं है, मगर मैंने किसी की बात पर भी विश्वास नहीं किया था। जो मुझे वे कहता था मैं उसी को ही सच मानती थी। और फिर हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। अब मेरा इरादा था कि मैं जॉब करूँ, अपना करियर बनाऊँगी। अजय अपने फादर के साथ उनके बिज़नेस में शामिल हो गया था और वह बहुत ही बदल गया था, मुझसे दूर दूर रहने लगा था। वे मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं देता था, मेरी कॉल उठाता नहीं और जब कभी भी इस बात का शिकवा करती तो वे मुझे टाल देता। हर वक्त उसका नंबर बिजी रहने लगा था और मैं उसके इग्नोर करने की वजह से जैसे पागल होने लगी थी। मैं ये यकीन करने पर तैयार नहीं थी कि वे मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वे मुझे चीट कर रहा है। और फिर एक दिन जब मैंने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो तब से मैं बुरी तरह से रोई थी, तड़पी थी और तब मैंने उसे छोड़ दिया। उसके किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया और ना ही उससे कभी मिलने के लिए गई, बल्कि उससे मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे बार बार मेरे घर पर आता, मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता, मगर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था। और फिर मुझसे मायूस होकर उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और उसके साथ बाहर जाकर सेटल हो गया था। अजय के बाद मैं कभी किसी और मर्द पर एतबार नहीं कर सकती थी, ना ही मैं किसी के साथ शादी करना चाहती थी। मगर फिर घर वालों के ज़बरदस्ती करने पर मैं रवि के साथ शादी करने पर तैयार हो गई थी। और अब मुझे मालूम हुआ था कि पति पत्नी का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है और औरत को प्रेम अपने पति से ही करना चाहिए, उसके बिना सब झूठ है। कुछ दिन रहने के बाद जब मैं घर पर वापस आने लगी तो मेरी बहन भी मेरे साथ ही आई थी। मुझे उसे अपने जेठ के कमरे में भेजना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैं करती भी क्या, मैं अपनी बहन की वजह से मजबूर हो गई थी। वे बहुत ही दुखी थी, छोटी छोटी बात पर रो पड़ती थी। अगर मैं उसे मना करती तो वे समझती कि मैं उसे खुश देखना ही नहीं चाहती। आज घर में बाकी औरतें मौजूद नहीं थी। अपने सास से मैंने और जब औरतों के बारे में पूछा तो कहने लगी कि आज शंकर की तबीयत ठीक नहीं है, उसने मना कर दिया था कि औरतों को कमरे में ना भेजा जाए। ये सुनकर मैंने सुख का सांस लिया था। अपनी बहन से कहने लगी कि शंकर एक मूंडी इंसान है, वे इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना चाहता। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई तो उसे गुस्सा आ जाता है। मगर मेरी बहन ज़िद करने लगी, एक बार उससे मेरी बात करवा दो। और मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सासू माँ भी ये नहीं चाहती। वे मेरी बहन को देखकर परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि शंकर की तबीयत आज बहुत ही ख़राब है, ऐसा ना हो कि उसे फिर से दौड़ा पड़े, वे तुम्हारी बहन पर गुस्सा करे। आज मेरी मानो तो अपनी बहन को वापस भिजवा दो। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि शंकर पागल हो चुका है। मेरी बहन का उसके पास जाना ठीक नहीं है। मगर तभी शंकर वहाँ पर आ गया और मेरी बहन को अजीब नज़र से देखने लगा। इससे पहले कि मैं या मेरी सासू माँ कोई बात करती, मेरी बहन खुद ही कहने लगी कि मैं आपके पास इलाज करवाने के लिए आई हूँ, मैं बिन औलाद हूँ। ये सुनकर शंकर मुस्कुरा दिया। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखते
हुए कहने लगा कि आप अभी मेरे कमरे में आ जाए। रूपा जैसे ही ऐसी ही बात का इंतज़ार कर रही थी, वह उसके साथ उसके कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उन्हें ये बात पसंद ही नहीं आई और उनकी ये परेशानी देखकर मैं चौंक गई थी। मेरी सास वहाँ से उठकर मेरे जेठ के कमरे के पास गई और उसका दरवाज़ा नॉक करने लगी, मगर वे दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मेरी सास तो अब परेशान होने लगी थी और अपने कमरे में चली गई। सोचती रही कि आखिर ये चक्कर क्या है। मैं जब जेठ के कमरे के पास से होकर गुजरी तभी मुझे अंदर से मेरी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं बुरी तरह से डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने दरवाज़े पर नॉक किया और करना शुरू कर दिया, मगर वे दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और मेरी बहन बहुत ही चिल्ला रही थी। और थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी आ गए। वे भी बहुत ही परेशान लग रहे थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर मेरी ज़मीन पर बैठ गई थी, क्योंकि मेरा जेठ मेरी बहन के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहा था। बहन का लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, उसके बाल बिगड़े हुए थे और वह बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर फिर से वे मेरे साथ चिपक गई और फिर कितनी देर के बाद जाकर मेरी सास में सांस आई। मैंने उसे लेकर अपने कमरे में आ गई और उससे पूछा तो कहने लगी कि मेरे जेठ ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है और इनकार करने पर उसने मेरी बहन को बहुत मारा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या था। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे में आए तो बहुत ही शर्मिंदा थे। उन्होंने मेरी बहन से कहा कि आज जो कुछ हुआ है इस बारे में आप किसी को भी नहीं बताना। मेरी बहन ने उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया। उसे मैंने अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। मेरे पति फिर भी उसे छोड़ने के लिए चले गए थे। काफ़ी देर के बाद उनकी वापसी हुई थी। जब घर वापस आए तो वे मुझसे नज़रें चुरा रहे थे और फिर उन्होंने अपने भाई को अस्पताल में जाकर एडमिट करवा दिया था। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि वे घर आए और मुझे बताए कि ये सब क्या था। उनका भाई एक पागल इंसान था, तो उसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ कैसे डाला था और जो कुछ मेरे साथ हुआ था क्या ये सब उनके भाई ने किया था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी और उनका इंतज़ार करने लगी थी। जब वापस आए तो मैं उन्हें कहने लगी कि आज जो कुछ हुआ है वे सब क्या था, मुझे सही से बताया गया आपके भाई के साथ क्या मसला है। तब उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे कि मेरा भाई एक जुनूनी इंसान है, वे पागल नहीं हैं, वे दूसरों पर जुल्म और तशद्दुद करके उसे तसल्ली मिलती है। हमने उसका इलाज करवाने की बहुत ही कोशिश की। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो वे ठीक हो जाएगा, मगर उसने अपनी पत्नी से शादी के अगले दिन ही डर कर भाग गई थी। वे तब पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। जब तक उसके पास कोई औरत मौजूद रहती है और जब तक वे उसे पर जुल्म करता तो वे इस बात से खुशी महसूस करता था। उसे दौड़े नहीं पड़ते थे। घर में भी वे किसी पर हमला नहीं करता था। पहले वे घर की नौकर पर हमला करता था, उन्हें मारकर तसल्ली हासिल करता था, मगर नौकर भी घर से भागने लगी थी और कई बार उस पर पुलिस केस भी बन गया था। अपनी मानसिक हालत की वजह से वे जेल में जाने से बच गया था। यही वजह थी कि उसके जज्बात को तसल्ली पहुंचाने के लिए माताजी ने ये सब किया था। वे नज़र चुरा कर हमें ये सब बता रहे थे। मैं हैरान रह गई कि क्या मतलब, क्या किया था आपकी माताजी ने। वे कहने लगा कि उन्होंने नौकरों के ज़रिए ये सब अफवाह फैला दी थी कि शंकर बे औलाद और बीमार औरतों का इलाज करता है और यूँ औरतें उसके पास इलाज करवाने के लिए आने लगी। वे औरतों को मारता, उनके साथ गलत काम करता और औरतें जो जाहिल थी और जो औलाद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वे ये सब इस वजह से बर्दाश्त कर जाती कि उन्हें इसके बाद खुशी की खबर देखने को मिलेगी। मेरे पति ये सब बता रहे थे और मैं दुख से उन्हें देख रही थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वे कहने लगे कि हम नहीं जानते थे कि तुम अपनी बहन को भी इस नियत से यहाँ पर लेकर आओगी और शंकर उससे ऐसा करेगा। जब मुझे माताजी ने ये सब बताया तो मैं फिर ज़्यादा देर तक ऑफिस में नहीं रह पाया था। मुझे अपने पति पर अफसोस हो रहा था। मैं उन पर गुस्सा करने लगी कि वो औरतों की ज़िंदगी से खेलते रहे। अपने भाई का इलाज करवाने के बजाय उन्होंने इतने ख़तरनाक इंसान को घर में रखा। मगर मेरे पति ने अब मुझसे वादा किया कि वह अपने भाई को अस्पताल में भेज चुके हैं और अब उसे कभी भी वापस नहीं आने देंगे। मेरी सास ने भी मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी थी, मगर वे अपने बेटे से भी बहुत ही मोहब्बत करती थी।
वे अक्सर मेरे पति से कहती थी कि शंकर को वापस ले आओ, और तब मैं उन्हें कह देती थी कि अगर शंकर इस घर में आएगा तो आप लोग मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। मेरी सासू माँ ये सुनकर गुस्से में आ जाती थी और मेरे पति को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वे मुझसे कहने लगे कि तुम मेरे भाई से इतनी नफरत क्यों करती हो? मेरे भाई ने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तुम्हारे तो वे बहुत ही इज्जत करता है। और तब मैंने उन्हें वे सारी बातें बता दी थी कि उनका भाई किस तरह से मुझ पर बुरी नज़र रख रहा था। ये सुनकर वे चुप रह गए थे। फिर कभी मेरी सास ने शंकर को घर में लाने की बात नहीं की थी। अब मेरा जेठ अस्पताल में ही एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।